ऑल राइट गाइस, आज हम लोग कंपटीशन एक्ट के केस लॉज से स्टार्ट करेंगे। हम इंस्टीट्यूट के केस स्टडी मटेरियल से ही ये केस लॉज कवर करने वाले हैं और आशा करती हूँ कि आप इन सभी केस लॉज को अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड हम इनको आज से स्टार्ट करते हैं। सो पहला केस लॉज जो दिया गया है वो महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सीसीआई एंड अनदर। तो इसमें क्या हुआ था, एक बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें जो सबसे पहले जो कंप्लेन आई थी वो होंडा कंपनी के खिलाफ कंप्लेन आई थी सीसीआई में। तो देन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीओ मोटो क्या किया था, अपनी इंक्वायरी को एक्सटेंड किया था और इन्वेस्टिगेशन किया था। महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन किया था। देन 14 कंपनियों का इन्वेस्टिगेशन किया गया था सीसीआई के द्वारा। तो इसमें क्या क्या इशू आए थे हम इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। वेदर द सीसीआई इज ए ट्राइब्यूनल एक्सरसाइजिंग जुडिशियल फंक्शंस। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये जो सीसीआई है वो जुडिशियल फंक्शंस एक्सरसाइज कर सकती है। देखिए जो सीसीआई है वो एक क्वासी जुडिशियल फंक्शंस एक्सरसाइज करती है हमेशा, ठीक है। तो वो क्या करेगी, क्वासी जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज करती है। इसका आंसर यही आएगा। सो देन सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि वेदर द कंपोजिशन ऑफ द सीसीआई इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इसमें आंसर क्या रहेगा कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, सब कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो इसका आंसर रहेगा नो, कि जो सीसीआई की जो कंपोजिशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसी तरह आगे जो क्वेश्चन दिया गया है थर्ड नंबर इज द वेदर द रिवॉल्विंग डोर प्रैक्टिस एट द सीसीआई विशिएट्स एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड मोर स्पेसिफिकली if the manner for decision making provided under section 22 subsection 3 of the act is unconstitutional. So here is क्या कि revolving door practice क्या है, वो रिवॉल्विंग डोर प्रैक्टिस से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसमें क्या है कि जो सीसीआई के मेंबर हैं, यानी कि जो सीसीआई के मेंबर जो आपका केस को सुनते हैं तो वो ही डिसीजन देंगे। अगर कोई मान लो 8 मेंबर है, 8 में से 5 मेंबर्स ने आपका केस सुना है तो वो 5 मेंबर्स ही डिसीजन देंगे एंड उस 5 मेंबर्स में से ही जो साइन करेंगे डिसीजन को वही लोग साइन करेंगे, जो अदर मेंबर्स है वो साइन नहीं कर सकते। तो ये इसमें यही पूछा गया कि क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसका आंसर भी रहेगा नो। सो देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेदर इट इज इलीगल टू एक्सपेंड द सीसीआई स्कोप ऑफ इंक्वायरी। बिल्कुल इलीगल नहीं है, यानी कि इसमें क्या है, वेदर इट इज इलीगल टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ इंक्वायरी। तो सीसीआई क्या कर सकता है, अपनी स्कोप ऑफ इंक्वायरी एक्सटेंड कर सकता है, जो कि मैंने आपको बताया गया था कि इसमें जो सीसीआई ने अपनी स्कोप ऑफ इंक्वायरी को एक्सपेंड किया था एंड 14 जो अलग से अदर कार कंपनीज थी उन पर सीओ मोटो इंक्वायरी किया था। तो सीसीआई क्या कर सकती है, अपनी मर्जी से स्कोप ऑफ इंक्वायरी को एक्सपेंड कर सकती है। तो इसमें कंक्लूजन क्या है, हम इसको एक बार शॉर्ट में स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट सीसीआई इज वेल विद इन इट्स पावर्स टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ इंक्वायरी टू इंक्लूड अदर इश्यूज एंड पार्टीज। तो सीसीआई क्या है, अपनी स्कोप ऑफ इंक्वायरी को एक्सपेंड कर सकती है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स फास्ट वे ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या हुआ था, इस केस लॉ में इसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, वो ये हुआ था कि क्या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या है, वो एक उस केस में पेनल्टी लग सकती है। तो हाँ, अगर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है तो उस केस में पेनल्टी लगेगी। सो देयर इज, इसमें क्या है, एक सेक्शन 4 है जिसमें ये बोला गया है कि जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज प्रोहिबिटेड। फर्दर देयर इज सेक्शन सब सेक्शन 4 to C, उसमें क्या लिखा गया है कि एनी प्रैक्टिस विच रिजल्ट्स इन डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस इन एनी मैनर, तो उसे अब्यूज माना जाएगा। मतलब कि इसमें क्या लिखा गया था, देखो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2C में ये बोला गया है कि अगर जो मार्केट एक्सेस को डिनायल किया जा रहा है, अगर कोई ऐसा बिजनेस है, अगर मेरी कंपनी है मान लो जो मार्केट में परफॉर्म कर रही है, और अगर मेरी कंपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रही है जिससे कि नए कंपटीटर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जो नया बिजनेसमैन है वो मार्केट में एंट्री नहीं कर पा रहा है, चाहे वो कंपटीटर है या चाहे वो मेरी कंपनी का नॉन कंपटीटर है, लेकिन अगर वो मार्केट को डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस किया जा रहा है, यानी कि वो मार्केट में एंट्री ही नहीं करने दे रहे हैं मेरी कंपनी उस कंपनी को, तो उसको क्या माना जाएगा, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना जाएगा और उस केस में क्या करी जाएगी, पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तो इसमें यही बोला गया था कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के केस में क्या है, सीसीआई क्या करेगा, पेनल्टी लगाएगा, चाहे वो
अगर आप चाहे कंपिटिटर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एंट्री करने में मार्केट में, या नॉन कंपिटिटर्स है या नॉन कंपिटिटर्स है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस कर रहे हैं तो उस केस में जो सीसीआई है वो पेनल्टी इम्पोज करेगी। तो इस केस में यही डिसाइड किया गया था। सो हम नेक्स्ट केस लॉ पे चलते हैं, राजस्थान सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड वर्सेस यूओआई। तो इस केस में क्या है, इसमें बहुत ही गंभीर मामला सामने आया था कि कार्टेल को प्रूव करने के लिए, क्योंकि कार्टेल को प्रूव करना एक बेहद ही मुश्किल काम है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स होते हैं उस केस में आप कार्टेल को प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप कार्टेल को प्रूव कर रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप कार्टेल को प्रूव नहीं कर सकते। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, तो वो साथ में मिलकर अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से पब्लिक को नुकसान हो रहा है। पब्लिक को नुकसान करने के पर्पज से अगर दो कॉम्पिटिटर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में अगर पब्लिक को, नॉर्मल आम आदमी को सफ़र करना पड़ रहा है तो उस केस में क्या है, सीसीआई क्या करेगी, पेनल्टी इम्पोज करेगी। तो इसमें यही डिसाइड किया था। लेकिन हाँ, अगर अगर दोनों पार्टीज मिलकर ये प्रूफ कर दें, अगर दोनों पार्टीज मिलकर ये देखो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स की बात की गई है, अगर दोनों पार्टीज ये प्रूव कर दें कि अगर कि हमने ऐसा कोई भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं किया है, यानी कि हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे कि नॉर्मल पब्लिक को हमारी वजह से कुछ नुकसान हुआ है, तो उस केस में क्या है, सीसीआई पेनल्टी इम्पोज नहीं करेगी। सो उस केस में आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ये प्रूफ करने के लिए आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी दिखाना पड़ेगा। तो उस केस में कंपनी पर पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी, यानी कि कंपटीशन एक्ट का वोलेशन नहीं किया है तो उस केस में पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी। इसमें एक 4th नंबर का केस लो जो आता है वो है सीसीआई वर्सेस भारती एयरटेल लिमिटेड। इसमें देखो इसके नाम से पता चल रहा है भारती एयरटेल लिमिटेड जो है वो एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। इसमें जो टेलीकॉम सेक्टर में जो रेगुलेटर है, जो ट्राई है, TRAI है, जो वो रेगुलेटर है। जैसे देखो एक बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी का अलग से रेगुलेटर है, जैसे RBI सेक्टर रेगुलेटर है। ऐसे ही इंश्योरेंस के केसेस में IRDAI अलग से रेगुलेटर है। इसी तरह जो है सिक्योरिटीज मार्केट में जो है सेबी अलग से रेगुलेटर है। जैसे कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स होते हैं जिन केसेस के लिए, जो मुद्दे होते हैं जिनके लिए अलग से स्पेसिफिक एक्ट्स बने हुए हैं, तो उस केस में सबसे पहले जो वो एक्ट, वो रेगुलेटर है, जो स्पेसिफिक सेक्टर रेगुलेटर है, वो डिसीजन देगा। उसके बाद ही जो मामला है वो सीसीआई में जा सकता है। तो इस केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसाइड किया था कि सबसे पहले जो डिसीजन देने की पावर है वो TRAI के पास है, देन उसके बाद जो मामला है वो सीसीआई में जा सकता है। तो ये हम जो है बिल्कुल ही शॉर्ट में मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि कि हमारा फटाफट रिवाइज हो जाए और हमारा टाइम भी कम लगे। आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा पर्पज है कि हम शॉर्ट में इनको, क्योंकि ओपन बुक पेपर है तो उस पर्पज से हम इसको जल्दी जल्दी कवर अप करें शॉर्ट में। सो देन हम आगे नेक्स्ट केस लो की तरफ चलते हैं। 5th नंबर जो केस लो है इसमें ये दिया गया है कि मोनसेंटो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सीसीआई। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये दिया गया था कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर मान लो मैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, जैसे मेरा कोई ट्रेडमार्क है या मेरा कोई कॉपीराइट है या पेटेंट है मेरा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, रीजनेबल कंडीशंस लगा रही हूँ मैं उस केस में। तो उस केस में क्या होगा कि यानी कि वो तो मेरे पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ। तो उस केस में आप मेरे को कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन किया है, क्योंकि वो हमने रजिस्टर्ड करवा रखे हैं अपने नाम में, अपनी कंपनी के नाम में। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप उसको क्या है, अगर आप उसी चीज को अनरीजनेबल कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, अगर रीजनेबल कंडीशन लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसी चीज में अनरीजनेबल कंडीशन लगा रहे हैं, ऐसा कुछ कंडीशन लगा रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस चार्ज कर रहे हैं जो कि नॉर्मल प्राइस नहीं है, तो उस केस में क्या है, एक्शन लिया जा सकता है और उस केस में ये माना जाएगा कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन
मानेंगे और जो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तो मेन पर्पज ये हमारा है कि आपके कोई ऐसा एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और जो कि नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर आप अनरीजनेबल प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो उस केस में क्या है, पेनल्टी इम्पोज करी जा सकती है। सो देन हम आगे नेक्स्ट केस लॉ की तरफ चलते हैं। समीर अग्रवाल अपीलेंट जो है ये वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इसमें सबसे पहले क्या मामला सामने आया था कि इसमें ये मामला आया था कि देखो इसमें दिया गया है कि जो ओला उबर से रिलेटेड केसेस आए थे इसमें, तो इसमें जो ओला उबर, इसमें बोला गया था कि ओला और उबर एक तरह का कार्टेल चला रहे हैं, कि जो ओला और उबर जो अपनी मिली भगत से क्या है, बिजनेस को चला रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक को हार्म हो रहा है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है। इस केस में ये कंप्लेन आई थी, लेकिन जब सीसीआई ने क्या किया कि सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि जो ओला उबर ने ऐसा कोई ड्राइवर का अलग से एसोसिएशन नहीं बनाया हुआ है, कोई भी ड्राइवर्स का अलग से इन लोगों ने कोई अलग से ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है। और ये दोनों जो कंपनी है, ओला कंपनी एंड उबर कंपनी, इंडिपेंडेंटली मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं, इनका इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं, और इनकी वजह से पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, और इनका कोई आपस में, इनका पर्पज कंपटीशन को खत्म करना नहीं है। और इससे रिलेटेड जो है कंपटीशन एक्ट के अकॉर्डिंग इनके ऊपर कोई भी पुलिस जो है वो कंपटीशन एक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी पुलिस नहीं, कंपटीशन एक्ट के अकॉर्डिंग इनके ऊपर कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी। अब जैसे मान लो अगर आपने इस केस में, इसमें ये एक मामला ये भी सामने आया था कि कंपटीशन एक्ट में अगर कोई पार्टी अगर डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है तो क्या वो सीसीआई में केस डाल सकती है। जैसे मान लो कि अगर कोई पार्टी है, वो उसको कोई उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन उसको पता चल रहा है कि ये जो केसेस मार्केट में हो रहे हैं वो सीसीआई में कंप्लेन करनी चाहिए, तो कोई भी पार्टी जाकर सीसीआई में कंप्लेन कर सकती है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकती हूँ। जैसे कि आपने किसी का देखा कि किसी ने मार्केट में, ओपन मार्केट में किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो वो आपका कोई भी जान पहचान का इंसान नहीं है, वो अनजान है, ठीक है, लेकिन आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है, सोसाइटी अफेक्टेड हुई है, ठीक है। तो उस केस में हम सीसीआई में कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई कंपटीशन को हार्म पहुंच रहा है, मार्केट में कंपटीशन को क्या अब्यूज, उस कंपटीशन को खत्म किया जा रहा है, तो उस केस में आप सीसीआई में कंप्लेन कर सकते हैं। तो देन हम आगे नेक्स्ट केस लो की तरफ चलते हैं। हिम्मतलाल अग्रवाल पार्टनर वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें सीसीआई ने पहले फैसला सुनाया था। इस केस में क्या हुआ था कि सीसीआई ने पहले फैसला सुनाया था, देन उसके बाद क्या है, जब मामला एनसीएलटी में गया तो एनसीएलटी ने कंडीशन लगा दी। एनसीएलटी ने क्या कंडीशन लगा दी कि आपको जो पेनल्टी लगी है उसका कुछ परसेंटेज जमा करवाना होगा, तभी यहाँ पे एनसीएलटी में मामला सुना जाएगा। तो ये क्या है, इसमें मेन सब्सटेंस इस केस का ये है कि अगर सीसीआई के फैसले से समाधान नहीं है, अगर आपको सीसीआई ने जो डिसीजन दिया है अगर उसके फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप एनसीएलटी में अपील सुनने के लिए आप सामने वाली पार्टी जा सकती है। और जो एनसीएलटी है तो उस केस में कोई भी है वो अपनी कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकते कि आपको कुछ ऐसे पैसा जमा करवाना पड़ेगा या कुछ परसेंटेज ऑफ पेनल्टी जमा करवाना पड़ेगा। तो उस केस में जो एनसीएलटी है ये कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकती, एनसीएलटी को वो मामला सुनना ही पड़ेगा। सो देन हम आगे नेक्स्ट केस लो की तरफ चलते हैं। ये एक केस लो आया था, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ऑर्ड्स। तो इसमें फ्लिपकार्ट से रिलेटेड एक मामला आया था। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा था कि स्टील अथॉरिटी इंडिया वाली केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था इस केस में, कि जो फ्लिपकार्ट के खिलाफ इंक्वायरी हुई और सीसीआई के सामने जब भी कोई मामला सामने आता है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते वक्त सबसे पहले सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सीसीआई सबसे पहले ये देखती है कि कंपटीशन मैटर से रिलेटेड कोई केस है भी या नहीं। तो सबसे पहले जो सीसीआई क्या देखती है कि ये जो कंपटीशन को अफेक्ट कर रहा है या केस
या नहीं कर रहा। अगर वो केस कंपटीशन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उससे अगर मार्केट के कंपटीशन पर अफेक्ट पड़ रहा है, तो डीजी क्या करती है, उसको डीजी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है, यानी कि डायरेक्टर जनरल है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। सीसीआई ऑर्डर देता है डायरेक्टर जनरल को कि आप इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि इससे मार्केट पर कंपटीशन पर इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर हाँ, अगर सीसीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में इन केसेस की वजह से कंपटीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो उस केस में वो डीजी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं बोलेगी। तो सीसीआई की ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है जो वो अपने डिस्चार्ज करती है। ये दिस इज नॉट ए अपीलेबल, तो ये जो है आप आगे अपील नहीं कर सकते, उसको आप नेकलेट में चैलेंज नहीं कर सकते, उसको यानी कि एनसीएलटी में चैलेंज नहीं कर किया जा सकता। एंड ये जो होता है सीसीआई का प्राइमा फेसी ओपिनियन होता है। तो सीसीआई का प्राइमा फेसी ओपिनियन होता है कि वो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे फर्दर डीजी को रिपोर्ट करे या नहीं करे। सो देन आगे हमें नेक्स्ट केस फ्लो दिया गया है, उबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या मामला सामने आया था, इसमें मामला सामने आया था कि उबर जो है वो प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहा है। तो इसमें उबर के खिलाफ एक कंप्लेन आई थी कि जो उबर है वो प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहा है। प्रीडेटरी प्राइसिंग से क्या समझते हैं आप, ये आपने एक इसमें चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रीडेटरी प्राइसिंग से मतलब है कि आप जो अपनी जो कॉस्ट से कम पर जो है चीज़ों को बेच रहे हैं। अगर आप अपनी मान लो आपकी कॉस्ट लगी है 10 रुपीज़ की किसी चीज़ को बनाने में, और उसको आप 8 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो इसके लिए आपके पीछे का जो माइंड सेट है, तो उसके पीछे क्या है कि आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में सर्वाइव करेंगे, एंड अदर्स जो आपकी सिमिलर कंपटीटर्स हैं, सिमिलर कंपनीज हैं जो सिमिलर बिजनेस में परफॉर्म कर रही हैं, तो वो क्या है उस मार्केट से दूर चली जाएंगी, वो उस मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जब आप कॉस्ट से कम बेच रहे हैं तो कस्टमर सारे आपके पास ही आएंगे, एंड और बाकी जो मार्केट है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, और आप लॉन्ग रन में मार्केट को कवर अप कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो है ये प्रोहिबिटेड है, और सीसीआई इस केस में क्या करती है, इनक्वायरी करती है। तो ये इसके लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने कोई प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं किया है। तो आपको सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो उसके लिए क्या चीज़ें लगेगी कि हमारी जो एंटरप्राइज है वो डोमिनेंट एंटरप्राइज नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ देना पड़ेगा, और हमने मार्केट जो कंपटीशन का कोई अब्यूज़ नहीं किया है, अपनी पोजीशन का कोई भी अब्यूज़ नहीं किया है, हमारी जो पोजीशन है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, हमने अपनी पोजीशन का अब्यूज़ नहीं किया है, एंड कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए हमने ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करी है मार्केट में कि जिससे कंपटीशन एलिमिनेट हो। सो हम आगे नेक्स्ट केस लो की तरफ चलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस थॉमस कुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें क्या मामला सामने आया था, इसमें बहुत सारी बातें सामने आई थी कि कंपटीशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग क्या ये जरूरी है अगर किसी ने जानबूझकर गलती की है तभी पेनल्टी लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने इस सिविल केसेस जो होते हैं, अगर किसी ने मान लो कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो उस केस में क्या होगा, कंपटीशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग पेनल्टी हैज़ टू फॉलो, यानी कि अगर आपने कंट्रावेंशन किया है, चाहे जानबूझकर किया है या जानबूझकर नहीं किया है, बट कंट्रावेंशन तो हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, पेनल्टी हैज़ टू फॉलो। तो इसमें क्या मामला सामने आया था कि मेंसरिया इज नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑफेंस, कि मेन थिंग इसमें ये है कि जो मेंसरिया है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है ऑफेंस के साबित करने के लिए। तो सिविल केसेस में सबसे पहले क्या होता है कि जो अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ। जैसे आपने मान लो आप रोड पर जा रहे थे और रेड लाइट थी, और आपने बोला, आपका कोई ध्यान नहीं था और आपने रेड लाइट को क्रॉस कर लिया, और सामने जो है वो पुलिस वाला खड़ा है, ठीक है, तो पुलिस वाले ने आपको बुलाया और पेनल्टी इम्पोज करेगा वो, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हमारा तो ध्यान नहीं था, मेरा तो ध्यान कहीं और था, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपने रेड लाइट क्रॉस की है तो आपको पेनल्टी हैज़ टू फॉलो, आपको पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। तो सिविल केसेस में क्या है, मेंशरा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो इसको आपको याद रखना होगा। तो आई होप कि आपने मेरे चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, एंड हमारे ये केस लॉज कवर हो गई है, जो मेन इंपॉर्टेंट केस लॉज है कि हमने ये कवर किए हैं। आप एक बार इसको स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड एक वन लास्ट केस लो है, SCM सोलिफेट लिमिटेड वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक केस लो भी आया था। इसमें देखो एंड में हम डिसीजन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या डिसीजन आया था।
कंक्लूजन आया था कि इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 43A इज ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ ए सिविल ओब्लिगेशन एंड द प्रोसीडिंग्स आर नाइदर क्रिमिनल नॉर क्वासी क्रिमिनल दस ए पेनल्टी हैज टू फॉलो। सो पेनल्टी क्या है, वो पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। So the discretion in the provision under section 43A is with respect to quantum. The judgment and order passed by the commission as affirmed by appellate tribunal are in accordance with law and the appeal being devoid of merit deserves dismissal and is hereby dismissed and no cause। तो आपको ये हमारे 11 केसेस जो है वो कवर हो गए हैं एंड मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को आगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में।